এখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে একটা प्रस्तरकला प्रदर्शनी लेके আছে। गुलाम देश का एक लेखक, एक कवि, एक साहित्यकार अपनी रचनाओं से लोगों के मन में बहुत आश्चर्य और बहुत उमंग पैदा कर रहा है। শুধু দর্শকবৃন্দ, বঙ্গতরঙ্গ পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন রইল। আজকে আমি এসেছি ভোপালের মায়ারাম সূর্যন সভাগারে, যেখানে দেখবেন আপনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তর শিল্পীর প্রদর্শনী লেগেছে এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু গান পরিবেশন হবে। দর্শকবৃন্দ, এই দেখুন, এখানে এই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু প্রস্তর শিল্প বানানো হয়েছে। এখানে দেখুন, ইনি অনিতা দুবে ম্যাডাম ইনি হিন্দিতে আপনাদের এই পুরোটাই আর কি জানাবেন, যাতে আমি পরে আপনাদের বাংলায় আপনি ট্রান্সফার করে বলবো। मेरा नाम अनीता दुबे है और मैं प्रस्तर कलाकार हूँ। प्रस्तर यानी कि पत्थर। मैं वो कलाकार हूँ जो पत्थरों को उसी रूप में, उसी मूल रूप से ही, जो जिस रूप में प्रकृति ने हमें दिया है, उसी रूप से मैं अपनी चित्रकला में उनका उपयोग करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, गुरुदेव का नाम जो है, ये गोल आकार के, लंबे आकार के उसी पत्थर जैसे मिले हैं मुझे नदी तालाब से, रेत से, उसी आकार को मैंने इसमें उपयोग करके गुरुदेव नाम लिखा है। गुरुदेव का बाल काल का एक चित्र है जिसमें वो विशेष प्रकार की टोपी पहना करते थे, जिसमें लटकन हुआ करती थी। 8 साल की उम्र से ही उन्हें कविताओं लिखने का पहला जो उन्होंने कविताएं लिखी थी। ये चित्र बनाने के पीछे भी आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे जो आर्ट फॉर्म है प्रस्तर कला, उसमें 4 सहयोगी साथी होते हैं: धागा, कागज, लकड़ी और जूट। मैं इनका ही उपयोग करती हूँ और उनके नेचुरल कलर में ही उनका उपयोग करती हूँ, किसी को कलर नहीं करती हूँ। आज तक किसी भी पत्थर को हथौड़ी से तोड़ा या उसको अपना आकार नहीं दिया है। जैसे मिली आपको, जिस हालत में उसी में बनाती हूँ। ये कुछ 3 चित्र हैं जिनमें 5 पत्थर का उपयोग किया है, बाकी पूरे चित्रों में सिर्फ 2 पत्थर से गुरुदेव को कहा है। अच्छा, ये तीनों 5 पत्थर से बनी हुई है। ठीक है। बाकी सारे चित्रों में 2 पत्थर से ही गुरुदेव की कहा है। ये बचपन, किशोर अवस्था, और जब वो कानून के छात्र हुए, लंदन पढ़ने गए और फिर उन्होंने वापसी की, तब तक वो विदेशी कपड़ों में वो सूट बूट पहनते थे, और उसके बाद जब वापसी की उन्होंने, तो वो अपने देशी बंगाली कुर्ता और शॉल उस ढंग से पहनने लगे थे। उनकी पतली पतली मूछें आ चुकी थी और ये इस प्रकार ये दृश्य में दिखाने की कोशिश की है। उनकी शादी जब हुई तो उनके जीवन में गुलाबी मौसम आया, और गुलाबी मौसम से तात्पर्य यह है कि उनकी पत्नी उनके साथ आई, और ये शॉल उन्होंने एक विशेष प्रकार का पहना था जिसमें नक्काशीदार सिल्क का शॉल था। तो उसको इस ढंग से कॉटन के कपड़े से बताने की कोशिश की है मैंने। लेकिन गुरुदेव शादी के बाद में वो अपनी पैतृक संपदा में मैनेजर के पद पे काम करने लगे थे, बट उनका मन जो था वो साहित्य और लेखन में ही अधिक अभिरुचि थी, और पढ़ते बहुत थे। और वापसी की उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी, जहां लोगों को वैदिक पद्धति से पढ़ने का ओपन शिक्षा उससे जोड़ा, वापसी की, और कलम और दावात और किताबों से लोगों को जोड़ा। तो ये कलम भी मैं जैसे बांस की तीली, तुलसी की लकड़ी और नीम की लकड़ी उपयोग करती हूँ सूखी। तो ये बांस की पतली तीली से और कागज से ये मैंने कलम बनाया। उस समय तक गुरुदेव एक अलग व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे, और उन्हें प्रसिद्ध गीत उन्होंने जब लिखा, एकला चलो रे और आमार सोनार बांग्ला, ये बड़े प्रसिद्ध हुए उनके। और आमार सोनार बांग्ला तो बांग्लादेश का नेशनल गीत बना। विधाता गीत की भी रचना करी, जो हमारा देश का, भारत का जनगण मन अधिनायक जो है, जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचना भी गुरुदेव की द्वारा हुई। तब तक गुरुदेव लंबी दाढ़ी और मतलब एक वरिष्ठ कवि के रूप में जानने लगे थे। अमेरिका और लंदन की उन्होंने यात्राएं करी, और अपनी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में करके जब सुनाए गीतांजलि में, जी, तो लोग विदेशों में इस प्रकार, उस समय जब आजाद नहीं हुआ था हमारा देश, आजादी के पहले उस रूप में अपने देश की साहित्य और संस्कृति को विदेशों तक उन्होंने पहुंचाया था। और इस बात से लोग बहुत हतप्रभ थे कि एक आजाद गुलाम देश का एक लेखक, एक कवि, एक साहित्यकार अपनी रचनाओं से लोगों के मन में बहुत आश्चर्य और बहुत उमंग पैदा कर रहा है। तभी उनकी अनुवाद के लिए गीतांजलि की कविताओं के लिए उन्हें
पहला नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य में। मिला। जी 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 गुरुदेव की एक विशेष शैली थी, जो वो पीछे हाथ करके चलते थे। जी 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 उनको नाइटहुड सम्मान भी मिला था, जिसे हाँ। उन्होंने अस्वीकार किया अस्वीकार था। किए थे जी, क्योंकि जलियांवाला बाग, हाँ, उसके बाद उन्होंने तो ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये पत्थर ही है जो एक उनकी ही भाव पत्थर का, थे, जी। ये एक ही पत्थर है। देखिए वो हाथ पीछे का हाथ पे खड़े आभास। हुआ हुआ। आपने इस टाइप पत्थर को कैसे तराशे, कहाँ से तराशे मैडम जी? तलाश में मैं पत्थर बीनने का मुझे शौक है, मैं बीनती रहती हूँ, तो देश भर की कई नदियों तालाबों के पत्थर मेरे पास लेकिन हैं। इस टाइप में देखिए ना, पूरा हाथ के मूविंग जी। करके तराशना, तो भी वो तो मतलब वो तराशा तो नहीं है, तलाशा है। तलाश है आपने। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाथ पीछे है उनका। जी, जी, और जी। ये भी वो चित्रकार थे, गुरुदेव, क्योंकि चित्रकार भी थे तो चित्रकारी करते थे। ये ब्रश और इंक और रंग की बॉटल मैंने इससे बनाई हुई है। जी, जी, जी। गुरुदेव जापान की बहुत यात्रा करी उन्होंने, और जापान में उन्होंने पूरे देश की, हमारे भारत देश की संस्कृति साहित्य को लोगों तक विश्व के स्तर पर पहुंचाया। लोग उन्हें विश्व कवि के रूप में जानने लगे। एशिया और यूरोप की यात्रा के दौरान उनकी कई रचनाओं की, उनकी एग्जीबिशंस हुए उनकी। जी, जी, जी। और चित्रकारी के पेरिस और लंदन में उनकी चित्रों की प्रदर्शनी हुई। जी जी गुरुदेव बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, और ये भी आप देख सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो झुकाव उनमें आ गया था, कि वो बीमार रहने लगे थे, और कई समय तक कोमा में भी वो रहे। अच्छा। और कोमा से वापसी की, लेकिन कुछ साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। तो ये सोल के रूप में फिर अच्छा। गुरुदेव है। तो ये जर्नी है गुरुदेव के व्यक्तित्व की, कि एक जमींदार का बेटा किस प्रकार आजादी के समय, किस प्रकार अपनी लेखन से अपने साहित्य और अपने देश की कला को विश्व स्तर तक लेके गया, और पहला नोबेल पुरस्कार हमारे देश को प्राप्त हुआ। ये उस व्यक्तित्व की जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी है। लेकिन मैडम जी, ये इससे जैसे आपने पत्थरों को आपने क्यों चुना, और वो चीज तो आप वो चुन सकते थे। मैं बचपन से चूंकि पत्थर बीनती थी, और मुझे उनसे बहुत रंग से बहुत आकर्षण था। जी, जी, जी। वो धीरे धीरे मेरे कला में आ गए। तो मैं पत्थरों से ही सारी चीजें कहने की कोशिश करती हूँ। और वो भी उसी, बिल्कुल पत्थर को अपने रंग रोगन नहीं किया, उसी कला, उसी के रूप में आपने रख दिया। जी जी। तो मैडम जी, बहुत अच्छा लगा आपको ये, आपके ये इस टाइप के काम कर रहे हैं। इसके पहले आपने और कहीं प्रदर्शनी लगाई? टैगोर की ये दूसरी प्रदर्शनी है। इससे पहले विश्व रंग में भोपाल में दिसंबर में जो आयोजन था, वहां पे मैंने किया था। उसके पहले मैं गांधी जी की जीवन यात्रा भी इसी प्रकार बना चुकी हूँ, 50 फ्रेम में। तो वो भी मेरी 5-6 प्रदर्शनियां हो चुकी हैं। जी जी, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। নমস্কার। যেমনি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি এখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে একটা প্রস্তরকলা প্রদর্শনী লেগে আছে। আমরা মধ্যপ্রদেশ হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের দিক থেকে দুদিনের একটা বিশেষ কার্যক্রম এটা রবি ঠাকুরের উপরে করছি, গুরুদেবের উপরে, যেটাতে আমরা স্যাটারডেতে এইটা আমরা ইনগ্রেট করেছি, দুদিনের প্রদর্শনী। আর আজকে যা হবে সেটা ওনার যে গীতাঞ্জলি বই লেখা আছে ওটার হিন্দি ট্রান্সলেশন আমরা আজকে এখানে লঞ্চ করছি। তাছাড়া রবি সঙ্গীত হবে। এবার আমি একটু আপনাদের এই প্রদর্শনীর বিষয়ে বলে দিই। যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি এটা পাথর দিয়ে তৈরি একটা আর্ট হচ্ছে, যেটাকে প্রস্তর কলা বলে। অনিতা দুবে একজন পুনের আর্টিস্ট, উনি 40 বছর ধরে পাথর জড়ো করছিলেন আর কিছু করতে চাইছিলেন পাথর নিয়ে। আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি কিভাবে সুন্দরভাবে ন্যাচারাল পাথর দিয়ে উনি রবি ঠাকুরের জীবনের পুরো একটা গল্প 20টা পেন্টিংস এর থ্রু বলেছেন। 8 বছরের রবি ঠাকুর থেকে নিয়ে ওনার মৃত্যু দিবস অবধি পুরো গল্প এই 20টা পেন্টিংস এ আপনারা দেখতে পাবেন। উনি কিভাবে লেখাপড়া শুরু করলেন, কবিতা পড়া শুরু করলেন, বাইরে পড়তে গেলেন, ফিরে এলেন, ওনার বিয়ে হলো, উনি নোবেল প্রাইজ পেলেন গীতাঞ্জলির জন্যে, আর কিভাবে মৃত্যু প্রাপ্তির আগে উনি কোমাতে কিছুদিন ছিলেন, আর তারপরে উনি সমাধি নিলেন। এই পুরো গল্পটা এত সুন্দরভাবে, আর ম্যাক্সিমাম পেন্টিংসে উনি মাত্র 2টো পাথরের সাহায্যতে এই পুরো গল্পটা বলেছেন, যেটা একবারই দেখবার মতন হচ্ছে। পাথর দিয়ে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে যখন গীতাঞ্জলির জন্য উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, আপনি দেখতে পাবেন কি সুন্দরভাবে পাথর দিয়ে নোবেল প্রাইজ উনি তৈরি করেছেন। আর
এক একটা জিনিস, ওনার একটা ফেমাস পোজ গুরুদেবের, একটা পাথরে এই পোজটা পাওয়া অনেক মুশকিল কাজ, মানে ভাবাও যেতে পারে না কি একটা পাথরে ওনার একটা পোজ এমনি দেখা যাবে, কিন্তু অনিতাজি পাথরই এমন খোঁজেন কি উনি ওটা দিয়েই এক্সপ্রেশনটা বের করতে চান। বের করতে চান। আর এই যে ওনার যখন পেন্টিং এর একটা যুগ শুরু হলো গুরুদেবের, তো উনি কলম দাবাত বানিয়েছেন, পেন্ট ব্রাশ বানিয়েছেন, খুব সুন্দর নিখুঁত কাজ, একদম ছোট ছোট কাজ উনি করেছেন, সব ন্যাচারাল জিনিস, ন্যাচারাল পুরো পাথর দিয়ে পুরো তৈরি করেছে। পাথর দিয়ে, প্লাস যেটা ওনার চুল আর দাড়ি বানানো হয়েছে ওটাও সুত, একদম ন্যাচারাল সুত দিয়ে বানিয়েছেন, ওনার কোনো ডাই ইউজ করেননি, কিছু ইউজ করেন। দর্শক বন্ধু দেখুন, এখানে পুরো পাথর দিয়েই পুরো কাগজও, যে বইটা বানানো এটাও কাগজ দিয়ে তৈরি করেন না, কাগজ দিয়ে বানিয়েছে একদম দেখাবার জন্য, কেন কি এইগুলো ন্যাচারাল জিনিস হচ্ছে, সব জিনিস তো পাথরে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না, হ্যাঁ, কিন্তু কাগজ যখন উনি পড়ালেখার দিকে অনেক আগে বেড়ে গেছেন তাই হ্যাঁ, জন্য। আর অনেক সুন্দরভাবে উনি ডিপেক্ট করেছেন ওনার সমাধি নেওয়াটা, দেখতে পাচ্ছেন আপনি, যেমনি উনি কোমায় যখন ছিলেন তখন থেকে যখন নিয়ে উনি একটু বয়স্ক অনেক বয়স হয়ে হয়ে গেছেন, হ্যাঁ। তারপরে কোমায় যখন ছিলেন ওটা দেখিয়েছে, আর তারপরে উনি যখন উনি সমাধি নিলেন, তো একটা আত্মা যেমনি সাদা দিয়ে ওটাকে হ্যাঁ, উনি ডিপেক্ট করেছেন কি হ্যাঁ। ওনার এবার গুরুদেব সমাধি নিয়েছেন। জান, আর আজকে যেই প্রোগ্রামটা আছে ওটা নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে, কেন কি আমরা গীতাঞ্জলির আরো বেশি মানে মধ্যপ্রদেশের লোকেরাও বুঝতে পারুক বলে হিন্দি ট্রান্সলেশন ওটা আজকে লঞ্চ করছি বাগেশ্বরী প্রকাশন দিয়ে হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই আশা করি খুব ভালো লাগবে। ধন্যবাদ।